लास्ट क्या पढ़ा था? राजस्थान फाउंडेशन हो गया। राजस्थान फाउंडेशन से पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जीआई टैग। अब जीआई टैग का उल्लेख इसमें नहीं है, लेकिन जीआई टैग जारी करने में मददगार संस्था कौन सी है? रूडा। कौन सी है? बताओ। रूडा की स्थापना 1995। वेरी गुड, सही है। कब की बात है ये? और सबसे बड़ी शीर्ष संस्था कौन सी है? रिको। रिको की स्थापना 1980 में। 69 में पहले अलग नाम से, फिर रिको नाम कब पड़ गया? 1980 में। दोनों ध्यान रखना, कैसा प्रश्न आए उस हिसाब से। एक संस्था है आरएफसी, बताओ। 1955। और राजसी को 1961। ऐसी संस्थाएं बता दिया। कोई बताएगा एग्रो फूड पार्क कितने हैं? 4। कौन कौन सी जगह पर हैं? खड़े हो देखे। कोटा में, गंगानगर में, अलवर में, जोधपुर में। बोरानाडा, जोधपुर में। ऐसे बिल्कुल वन लाइनर प्रश्न है, रटने वाले प्रश्न है, और हूबहू एग्जाम में मिल जाते हैं। सही है क्या? तो हमने लास्ट टाइम राजस्थान फाउंडेशन देखा था। राजस्थान फाउंडेशन एक नवीन एजेंसी है, एक प्रकार से नई संस्था है ये। और ये संस्था प्रवासी राजस्थानियों के हितों को ध्यान में रख करके स्थापित की गई है। प्रवासी का मतलब जो प्रवास पर रहते हैं, बाहर रहते हैं। भले हो सकता है कि राजस्थान के निवासी दूसरे राज्यों में रह करके काम करते हों, या फिर वो किसी दूसरे देश में रह करके काम करते हैं। उनको क्या बोलते हैं? अब जैसे कुछ समय पहले ईरान में डिस्प्यूट हो गया, युद्ध चालू हो गया, तो हमारे हर देश में अलग अलग ऑफिस बने हुए हैं हमारे लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए। सही है। तो राष्ट्रीय स्तर पर राजदूत वगैरह ये नियुक्त होते हैं। राजदूत हर देश में होता है, उसके संपर्क में रहते हैं। उनको कोई भी समस्या आती है तो उसको बताते हैं और भारत में उनको पहुंचाने में मदद करते हैं। उसी प्रकार से राजस्थान सरकार ने राजस्थान के प्रवासी राजस्थानियों के हितों के लिए किसकी स्थापना की है? किसकी स्थापना की है? राजस्थान फाउंडेशन के कितने ऑफिस पहले खुले हुए थे? 26। पहले कितने ऑफिस खुले हुए थे? नए कितने स्थापित कर दिए? 14। और ऐसा ही प्रति में प्रश्न क्या आया था कि हाल ही में मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा के द्वारा कितने राजस्थान फाउंडेशन के चैप्टर्स मतलब ऑफिस खोलने की घोषणा की गई है? 14। अगर आपको मैं वैसे बोल भी दूं कि आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के जाना, प्रश्न आएंगे, तो भी ये 14 इतना छोटा सा अक्षर है, अलग से कोई हेडिंग ही नहीं है, ऐसे प्रश्न आ गया। इतना डीप में प्रश्न जा सकता है, तो यहां से प्रश्न आएंगे बहुत ज्यादा। मैं कह रहा हूँ राजस्थान में जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें 100 प्रश्न का अगर पेपर है ना, तो 20 प्रश्न तो इसमें से आएंगे। अब आप कैसे पढ़ते हो? आप अच्छे से नोट्स बनाओगे तो मैं 2-2 3-3 बार भी रिवीजन करा दूंगा, मेरे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और रिवीजन से ही ये आंकड़े क्या होंगे? याद होंगे। सही है क्या? ऐसा ही में कौन सा आया था कि 14 नए चैप्टर्स स्थापित करने की घोषणा की गई थी। सही है। और बताओ, प्रवासियों के लिए जो प्रथम प्रवासी दिवस है वो कब आयोजित किया गया? भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी को ही। क्यों? महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। 1915 या 16? 15 को। तो 2003 से हमने प्रवासी दिवस 9 जनवरी मनाना शुरू किया, लेकिन राजस्थान में प्रवासी राजस्थानी दिवस पहली बार 2025 में मनाना शुरू किया, और वो तारीख है 10 दिसंबर। और जयपुर से। कहां से शुरू किया? और 10 दिसंबर 2025 हो गया। अब दूसरा 26 में आएगा। सही है, वो भी ध्यान है, वो तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा। अब बताओ, प्रवासी राजस्थानियों की जो नीति है ना, वो भी कब जारी की गई? 10 दिसंबर 2025 को। नीति भी कब जारी की गई? 10 दिसंबर 2025 को। इस प्रकार से राजस्थान प्रवासी फाउंडेशन के बारे में हमने देख लिया। अगला टॉपिक आपके इसी बुक में दिया हुआ है, क्या? खनन। क्या दिया हुआ है? अब आप कहेंगे खनिज तो ज्योग्राफी वाले सर पढ़ाएंगे। बिल्कुल सही है, मैं तो इसमें मोटी मोटी वो चीजें पढ़ा रहा हूं जो इकोनॉमिक सर्वे में। समझ में आ गया? ज्योग्राफिकल तरीके से अलग से, क्योंकि करंट की बातें हैं, नवीनतम जो आंकड़े बदले हैं कि कौन से खनिजों में राजस्थान टॉप पर है, कौन से खनिजों में पहला स्थान रखता है, कौन से खनिजों में एकाधिकार है हमारा, वो पूरी जानकारी आपको कहां पे मिलेगी? इसी में। तो आज का टॉपिक डाल दो उसी नोट्स में, उसी को कंटिन्यू करना है। राजस्थान में खनन क्षेत्र
राजस्थान में खनन क्षेत्र। राजस्थान में खनन क्षेत्र। टॉपिक डालें भाई। राजस्थान में खनन क्षेत्र। देखो वैसे तो बहुत सारे आंकड़े हैं, लेकिन मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिखाऊंगा आपको। राजस्थान में एक पर्वत है, कौन सा है? अरावली। अरावली पर्वत में बहुत सारे क्या मिलते हैं? खनिज। संख्या के हिसाब से राजस्थान का भारत में कौन सा नंबर है? पहला। हमारे पास टोटल, आवाज नहीं भाई, हमारे पास टोटल देखें, हमारे पास टोटल 82 प्रकार के खनिज मिलते हैं। कितने प्रकार के मिलते हैं? संख्या में पूछे कि कितने खनिजों के भंडार है हमारे पास? 82 के। लेकिन प्रोडक्शन हम 57 का करते हैं। उत्पादन खोद करके कितना निकालते हैं भाई? 57 खनिजों का वर्तमान में वाणिज्यिक उत्पादन किया जा रहा है। फैक्चुअल दो डाटा है। राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहते हैं। राजस्थान में भी अरावली को कहते हैं विशेष रूप से खनिजों का भंडारगृह कहते हैं, क्योंकि अरावली पर्वत न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत का सबसे पुराना पर्वत है। यहाँ पे बहुत सारे खनिज मिलते हैं। संख्या में देखना है तो कितने संख्या है हमारे पास? 82। 82 में से उत्पादन कितने का निकालते हैं? 57 का। दोनों आंकड़े याद हो जाएंगे। उसके बाद में देखो आगे, देखो एक प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, अग्रणी राज्य। अग्रणी का मतलब सबसे पहला स्थान कौन कौन से खनिजों में है? राजस्थान का पहला स्थान। और भी राज्यों में प्रोडक्शन होता है, लेकिन राजस्थान का पहला स्थान किस किस में है? एक तो चूना पत्थर, लाइमस्टोन, बताओ कौन सा? एक तो एक सीसा जस्ता, बोलो कौन सा है? एक वॉलस्टोनाइट, वॉलस्टोनाइट, गार्नेट, पेराइट, सिलिका सैंड, ग्रेनाइट, संगमरमर, तांबा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताओ राजस्थान कितने खनिजों में अग्रणी है? पहले स्थान पर है। आगे 6 खनिज और पढ़ेंगे, उन खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है। पहला स्थान होना अलग बात है, एकाधिकार होना अलग बात है। पहला स्थान तो हो सकता है कि हमारे पास 51% हो, बाकी लोगों के पास 49 40 38, तो पहला स्थान आ जाएगा। एकाधिकार का मतलब होता है 90% से ज्यादा, लगभग हमारे पास ही है, 99% के आसपास हमारे पास ही है। तो एकाधिकार कितने खनिजों में है? 6 में। उनके नाम अभी अपने को लिखना भी है, याद भी करना है। इसमें दिया है, पिछली बार 4 ही थे वो। पिछली बार कितने खनिज थे? 4। अब की बार बढ़ गए, कितने हैं? 6। ध्यान रखना है। तो एक टॉपिक हम ये बनाएंगे, एक संख्या लिखेंगे। उसके बाद में देखें, आगे बढ़ो, देखें आजकल खनन पट्टे ऑनलाइन चल रहे हैं। पूरी प्रोसेस अधिकांश डिपार्टमेंट में क्या है? ऑनलाइन ही है। लेकिन ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछेगा कि वर्ष 24-25 के दौरान राज्य में कुल 34 प्रधान खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई, जो देश में क्या है? सर्वाधिक। प्रधान खनिज का मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट खनिज जिनसे प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जिनसे आर्थिक लाभ भी ज्यादा होता है, लोगों को रोजगार भी ज्यादा दिया जाता है। कितने खनिजों में? 34। और पूरे देश में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? पहला। समझ में आ रहा है क्या? अनावश्यक चीजों को मैं स्किप कर रहा हूं, मेन काम की चीजों को लिख रहा हूं। और उसके बाद में टॉपिक कौन सा है? राजस्थान की खनिज नीति 2024। राजस्थान की नवीनतम खनिज नीति कौन सी है? 2024। क्योंकि भजनलाल जी जब आए तब अधिकांश नीतियों को सबको नया कर दिया। नवीनतम खनिज नीति कौन सी है? इससे पहले 2015 की खनिज नीति थी, वसुंधरा राज्य के समय। राजस्थान की पहली खनिज नीति फर्स्ट है 1978। 1978 में मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। कौन थे भाई? तो राजस्थान की पहली खनिज नीति 1978 में भैरों सिंह शेखावत के द्वारा, और वर्तमान में नवीनतम खनिज नीति 2024। अब खनिज नीति में क्या होगा कि हम ज्यादा उत्पादन करेंगे, ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे, हमारी ये सुविधाएं हैं, ये उद्देश्य हैं। 2-3 बातें हम आराम से लिख लेंगे। लिखा दूं कितनी सी बातें? पहले मुझे बताओ टोटल खनिज कितने हैं? बाकी सब चीजें ज्योग्राफी में आ जाएंगी। मैं बिल्कुल टू द पॉइंट जो फैक्ट्स हैं उनके हिसाब से चलूंगा। प्रोडक्शन कितने का हो रहा है? 2 साल पहले इकोनॉमिक सर्वे में लिख करके दिया था 58। कितना लिख के दिया था? और 2 साल पहले के जो ज्योग्राफी के मेरे नोट्स है उसमें मैंने लिखवा भी रखा है 58।
कई जगह 57 था, लेकिन अब की बार खुद गवर्नमेंट ने कितना दिया है 57, तो मानना कितना है 57। क्लियर है। उसके बाद में और क्या लिखा बताओ, अग्रणी जो स्थान है, पहला स्थान है वो कौन कौन से खनिजों में, चूना पत्थर, सीसा जस्ता, वोलिस्टोनाइट, गार्नेट, बेराइट, सिलिका सैंड, ग्रेनाइट, संगमरमर, तांबा। सही है। एकाधिकार वाले खनिज थोड़े से आगे हैं, नीचे हैं। क्लियर। इसको हटाऊंगा तो ये बिल्कुल स्किप हो जाएगा। और बताओ कितने प्रधान खनिजों की नीलामी की गई, 34। और ऐसे में राजस्थान का स्थान कौन सा रहा, पहला। कौन सा स्थान रहा, पहला। बताओ राजस्थान की पहली खनिज नीति 1978 में, नवीनतम खनिज नीति 2024 में। क्लियर है क्या, लिखो लिखो भाई नेक्स्ट। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। नेक्स्ट अगली लाइन से लिखना, यहां 82 प्रकार के खनिजों के भंडार हैं। यहां 82 82 खनिजों के भंडार हैं। अंडरलाइन कर दो, 82 82 प्रकार के खनिजों के क्या हैं, भंडार हैं। जिनमें से भी कंटिन्यू करेंगे, जिनमें से 57 खनिजों का वर्तमान में, जिनमें से 57 खनिजों का वर्तमान में वाणिज्यिक उत्पादन, कॉमर्शियल प्रोडक्शन किया जा रहा है। 57 खनिजों का वर्तमान में वाणिज्यिक, वाणिज्य मतलब व्यापार के हिसाब से, वाणिज्यिक उत्पादन किया जा रहा है, किया जा रहा है। नेक्स्ट इसके आगे लिखो अगली लाइन से, राजस्थान निम्न खनिजों में निम्न खनिजों के उत्पादन में, निम्न खनिजों के उत्पादन में अग्रणी या प्रथम स्थान रखता है। अग्रणी या प्रथम स्थान रखता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। कौन कौन से खनिजों के उत्पादन में पहला स्थान है या फिर अग्रणी स्टेट है, लिखो। नंबर 1 चूना पत्थर, लाइमस्टोन। नंबर 1 चूना पत्थर, लाइमस्टोन। नंबर 2 सीसा जस्ता, सीसा जस्ता। नंबर 2 क्या है भाई, सीसा जस्ता। नंबर 3 वोलिस्टोनाइट, वोलिस्टोनाइट। फिर लिखो गार्नेट, गार्नेट। फिर है बेराइट्स, गार्नेट के बाद में बेराइट्स। सिलिका सैंड, बेराइट्स, उसके बाद में सिलिका सैंड। फिर है ग्रेनाइट। क्या है भाई, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के बाद में है संगमरमर, जिसको मार्बल भी कहते हैं, संगमरमर। और उसके बाद में है तांबा, कॉपर, तांबा। खेतड़ी में पढ़ेंगे हम, खेतड़ी में क्या, तांबा। सही है क्या। कितने हैं टोटल, 9।
9 को अच्छे से याद कर लेना। एक आधा कोई दूसरा डाल देगा और पूछेगा कि कौन से खनिज के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान नहीं है या फिर अग्रणी राज्य नहीं है। कर लोगे अच्छे से याद। लेकिन पहला स्थान तो कुछ भी हो सकता है, एकाधिकार का मतलब क्या है ये बताओ? कि हमारे पास ही है और दूसरे राज्यों के पास तो बिल्कुल नाम मात्र का ही है। तो उसको भी मैं यहीं पे लिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा पॉइंट लिखो भाई, दूसरा पॉइंट देखो, देखिए सामने क्या लिखा हुआ है। एकमात्र उत्पादक वाले खनिज कौन कौन से हैं? इनको तो बिल्कुल ही वेरी इंपॉर्टेंट रटना ही है। एक तो कौन सा है? कैल्साइट। कौन सा है? दूसरा कौन सा है? सिल्वर। सिल्वर मतलब चांदी। सीसा और जस्ता जहां पे मिलता है उन्हीं के साथ में चांदी मिलती है। सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? और जहां पे सीसा जस्ता वहीं पे क्या मिलती है? चांदी। और चांदी प्रोडक्शन में राजस्थान का पहला स्थान नहीं, एकाधिकार है। 90% से भी ज्यादा किसके पास है? राजस्थान के पास ही है। उसके बाद में नेचुरल जिप्सम। जिप्सम में राजस्थान पहले नंबर पे है। राजस्थान में बीकानेर है और बीकानेर में भी जामसर है। कौन सी जगह पर है? जामसर। तभी तो बीकानेर में आप एक मिट्टी पढ़ोगे जिप्सीफेरस। कौन सी मिट्टी पढ़ोगे? राजस्थान का जो कृषि विभाग है उसके हिसाब से राजस्थान में मिट्टियों के प्रकार हैं 14। उनमें से एक तो अभी से याद कर लो, जिप्सीफेरस मिट्टी कहाँ पे? बीकानेर। क्योंकि बीकानेर में कौन सा है? जिप्सम। वहां की मिट्टी में क्या मिलता है? जिप्सम। उसके बाद में क्या है? जिंक अयस्क है, सेलेनाइट है, वोलिस्टोनाइट है। पिछली बार 4 ही थे, एक तो सेलेनाइट था, वोलिस्टोनाइट था, कैल्साइट था, सिल्वर था। अब की बार 2 ऐड हो गए। कौन कौन से? नेचुरल जिप्सम और जिंक अयस्क। पिछली बार 4 खनिजों में हमारा एकाधिकार था, एकमात्र प्रोडक्शन राजस्थान में होता था। अब की बार कितना है? 6। तो अगला नंबर पॉइंट्स डालें। लिखो दूसरा पॉइंट, राजस्थान निम्न खनिजों के उत्पादन में एकाधिकार रखता है। राजस्थान निम्न खनिजों के उत्पादन में एकाधिकार रखता है। निम्न खनिजों के उत्पादन में क्या रखता है? एकाधिकार। कॉस्टिंग में लिख दो, एकमात्र प्रोडक्शन, एकमात्र उत्पादन। लिख दो 6 के नाम। कैल्साइट हम पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, सलादीपुर सीकर। कैल्साइट कहाँ पे मिलता है? सलादीपुर सीकर में। 2 नंबर है सिल्वर चांदी। 2 नंबर क्या है भाई? सिल्वर चांदी। नंबर 3 नेचुरल जिप्सम, प्राकृतिक जिप्सम। नेचुरल जिप्सम। नंबर 4 जिंक अयस्क। अयस्क क्या होता है भाई? ये कोई भी खनिज डायरेक्ट सीधा नहीं मिलता है, सही है। जो पदार्थ है ना टोटल, वो तो खनिज कहलाता है। खनिज में से अशुद्धियां बाहर निकालते हैं, जो बचता है उसको अयस्क कहते हैं। क्या बोलते हैं? अयस्क है। और उस अयस्क को गलन प्रक्रिया से हम एलिमेंट्स, तत्वों की प्राप्ति करते हैं। तो जिंक अयस्क के बाद में लिखो सेलेनाइट। क्या? सेलेनाइट। और सेलेनाइट के बाद में लिखो भाई वोलिस्टोनाइट। वोलिस्टोनाइट बैल का मगरा सिरोही में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? बैल का मगरा सिरोही में। बताओ कितने हैं भाई? एकाधिकार वाले कितने हैं? 6। और पहला स्थान अग्रणी वाले कितने हैं? 9। इनको अलग अलग अच्छे से रट लेना, एक प्रश्न पक्का इन्हीं में से छपेगा। बाकी आप कितना ही डिटेल तरीके से पढ़ लेना। उसके बाद में लिखो भाई काम काम की बातें लिखो, और भी लिखो। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो। बताओ मुझे एक बार, यही तो लिखना था अपने को। तो लिखो वर्ष 2024-25 के दौरान, वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्थान में
कुल 34 प्रधान खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई। 34 प्रधान खनिज ब्लॉक की नीलामी की गई। नीलामी की गई। जो देश में सर्वाधिक है, जो देश में सर्वाधिक है, इस लाइन को मोस्ट लगा दो, बिल्कुल करंट अफेयर्स का पॉइंट है ये। कुल 34 प्रधान खनिजों की नीलामी की गई और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का कौन सा है? पहले नंबर पे। इतने खनिजों की ऑनलाइन नीलामी किसी ने भी नहीं की। नीलामी करने से राजस्थान के पास क्या आता है? रेवेन्यू। क्या आता है? राजस्व, पैसे आते हैं। समझ में आ गया क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट डालो। राजस्थान खनिज नीति। राजस्थान खनिज नीति राजस्थान खनिज नीति लिखो। प्रथम 1978 सीएम भैरों सिंह शेखावत द्वारा। पहली खनिज नीति कब जारी की गई? 1978 में सीएम भैरों सिंह शेखावत द्वारा। सीएम भैरों सिंह शेखावत द्वारा। लिखो नवीनतम खनिज नीति 2024 सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा। नवीनतम खनिज नीति 2024 सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा। सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा। सही है। ये विशेषताओं से कोई खास प्रश्न बनेगा नहीं, मैं इनको लिखवा भी नहीं रहा। सही है क्या? पहली खनिज नीति बताओ 1978 किसके द्वारा जारी की गई? और नवीनतम खनिज नीति 2024 किसके द्वारा जारी की गई? किसके द्वारा? भजनलाल शर्मा जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे पॉइंट्स। ये एकमात्र वाला देख ही लिया। देखो ये परसेंटेज है, लेकिन इतना आपको याद करने की आवश्यकता है नहीं। देश के खनिज संसाधनों में राज्य की हिस्सेदारी, एक बार बोलो, एक बार देखें। टंगस्टन का कितना प्रतिशत है हमारे? पोटास का। पोटास एक प्रकार से उर्वरक खनिज हनुमानगढ़ में मिलता है। कहाँ पे मिलता है बताओ? चांदी का 88, सीसा जस्ता 89, वॉलिस्टोनाइट 89, गेरू 81, जिप्सम, बेंटोनाइट, फलर्स अर्थ, डोलोमाइट, फेल्सपार, मार्बल, एस्बेस्टस, तांबा, कैल्साइट, ये क्या है? सॉप स्टोन, बालक्ले, रॉक फास्फेट, फ्लोराइट। बस इनको बस देख लेना, बाकी इतना याद हम करेंगे नहीं। दो कैटेगरी बना लिया। टोटल कितने खनिज हैं? 82। प्रोडक्शन कितने का है? 57। 57 में से अग्रणी तो 9 में है और एकमात्र किसके पास है? 6 में है। बस इतना सा ध्यान रखना है। सही है। उसके बाद एक नीति पढ़ा। बताओ नवीनतम खनिज नीति 2024। पहली खनिज नीति 1978 पहली किसने जारी किया था? और नवीनतम किसने जारी किया? और कितने प्रधान खनिजों की नीलामी किया हमने? ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला। सर्वाधिक योगदान हमारा ही है। बस यही तो बातें, इतना ही तो पढ़ा हमने। एक नीति है, सबसे इंपॉर्टेंट नीति है एमसेंड नीति। कौन सी नीति है? इसको समझना है बहुत अच्छे से, माइनर तरीके से, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते ही हैं। थोड़े दिनों पहले जब 2020 की बातें हैं, कोरोना, एक तरफ तो कोरोना आ गया, दूसरी तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी संवैधानिक पद हैं उनके पहले माननीय शब्दों का प्रयोग करना अनिवार्य है। विशेषकर कोर्ट से पहले तो कर ही लेना, नहीं तो अवमानना के दोषी पाए जाओगे और 6 महीने के लिए कांटे का दिया जाएगा जेल। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अरावली में खनन नहीं होना चाहिए।
बताओ क्या स्टेटमेंट दिया। अरावली में खनन नहीं होगा तो बाटा कहीं से निकालेंगे, और बाटा नहीं निकालेंगे तो मकान किससे बनाएंगे, रोडी वगैरह कहाँ से आएंगी। सही है। एक तो अरावली वाला दिया, एक अरावली से जो ये नदी वगैरह जो निकलती है ना, बनास वगैरह, और इनमें जो बजरी है ना, उस बजरी पर भी क्या लगा दिया था, बैन। अचानक से रोक लगा दी, तो बताओ बिना बजरी मकान कैसे बनेगा, बन सकता है क्या। पत्थर की जगह तो आप ईंट ले आओगे, ब्रिक्स ले आओगे, लेकिन बजरी का विकल्प क्या होना चाहिए, एम सैंड। एम सैंड का मतलब देसी भाषा में बात करें डस्ट है। आप लोग गांव में देखते हो डस्ट है, हम भी यूज करते हैं। व्हाइट कलर की जो बाहर है वो क्या है, डस्ट है। बजरी अलग चीज है, डस्ट है अलग है। डस्ट क्या है, एक प्रकार से पत्थर ही है, पत्थर का चूर्ण ही है, पिसा हुआ पत्थर ही क्या है, डस्ट है। अब उसके अलग अलग साइज हो सकते हैं, बारीक मोटी, उस प्रकार से। तो जब बनास बजरी को, बनास को और इनको बैन कर दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तब सरकार के पास एक ही विकल्प था, क्या, एम सैंड। डस्ट को बढ़ावा दिया जाए। अब डस्ट को बढ़ावा देंगे तो कोई ना कोई पॉलिसी जारी करेंगे। तो पहली बार 2021 में एम सैंड पॉलिसी जारी की गई अशोक गहलोत जी के टाइम, और अब भजन लाल जी के द्वारा 2024 में दूसरी एम सैंड नीति जारी की गई, दूसरी और नवीनतम। ये दूसरी भी है और कौन सी है, नवीनतम भी है। बताओ 2024 कौन सी तारीख को जारी की गई, इसमें तारीख का उल्लेख नहीं है। फर्स्ट तो जारी की गई थी 25 जनवरी 2021 को। कब जारी की गई थी वो, और ये इसकी कोई डेट वगैरह दी नहीं है। तो बताओ, देखें इसका उद्देश्य बताओ। निर्माण कार्यों में नदी बजरी के स्थान पर किसका यूज करेंगे, स्थायी रूप से जो रेत है ना, जो पत्थर का पिसा हुआ चूर्ण है, उसको क्या बोलते हैं, एम सैंड। एम सैंड का पूरा नाम है मैन्युफैक्चर्ड सैंड। मैन्युफैक्चर्ड सैंड एक प्रकार से क्या है, डस्ट है। ये क्लियर है। अब इसमें देखो क्या क्या है, इसको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि सरकार के पास वो चीजें कभी भी बैन हो सकती हैं। अभी तो ओपन है बजरी, लेकिन कभी भी बैन हो सकती है, कभी इसका बिल्कुल अंत भी आएगा एक ना एक दिन। इसलिए सरकार इसको बढ़ावा देती है। बढ़ावा कैसे देगी, जब कोई ना कोई लाभ देगी। तो देखो लाभ क्या क्या है, जो भी व्यक्ति एम सैंड का यूज करेगा उसको वित्तीय लाभ भी है, निवेश में सब्सिडी भी है, बिजली शुल्क में छूट भी है, स्टाम्प ड्यूटी में भी क्या है, कमी है, और रोजगार को बढ़ावा देने का प्रयास भी किया गया है। और इसमें एक बेसिक चीज, इसमें फैक्ट लिखा हुआ है या नहीं है, ये अनिवार्य ये किया गया। कुछ लोगों ने विरोध किया कि जो सरकारी ऑफिस आप बनाते हो, गवर्नमेंट ऑफिसेस, गवर्नमेंट स्कूल, हॉस्पिटल, सड़क वगैरह आप बनाते हो, उसमें सबसे पहले आप एम सैंड यूज करेंगे, तभी तो जनता करेगी। तो एम सैंड की जो पहली नीति थी उसमें तो 25% की अनिवार्य थी कि 25% तो आप किसका यूज करोगे, एम सैंड का। अब की बार जो ये नीति है इसमें 50% है। कितना है, 50%, कि आपको 50% तो एम सैंड ही यूज करना अनिवार्य है। समझ में आ गया। कुछ दो तीन बातें, बेसिक बातें हैं, तो आप लोग लिखो। एम सैंड, राजस्थान एम सैंड नीति, राजस्थान एम सैंड नीति 2024, राजस्थान एम सैंड नीति 2024। यह दूसरी तथा नवीनतम नीति है। यह दूसरी तथा नवीनतम नीति है। दूसरी तथा नवीनतम नीति है। लिखो इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है बजरी के स्थान पर, बजरी, बजरी किसको बोलते हैं, नदी रेत। बजरी मतलब नदी रेत के स्थान पर डस्ट, आप तो समझने के लिए डस्ट लिख लो, डस्ट या मैन्युफैक्चर्ड सैंड। डस्ट है, लिखूं मैं, रिपीट करूं। इसका उद्देश्य है बजरी नदी रेत के स्थान पर मैन्युफैक्चर्ड सैंड या डस्ट का उपयोग बढ़ाना। बजरी की जगह डस्ट को उपयोग बढ़ाओ। सही है। बजरी के स्थान पर डस्ट का उपयोग बढ़ाना क्या है, इसका उद्देश्य है।
नेक्स्ट लिखो उद्देश्य के बाद में एमसेंड इकाइयों के लिए प्रोत्साहन। एमसेंड इकाइयों के लिए प्रोत्साहन। अगर आप एमसेंड की इकाई लगाते हो, क्रेशर लगाते हो एमसेंड बनाने की, तो आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे उनकी हम चर्चा करेंगे। एमसेंड यूनिट के लिए क्या है? प्रोत्साहन। लिखना भाई 1 नंबर वित्तीय लाभ। वित्तीय लाभ। माइनिंग सेक्टर में रॉयल्टी जमा करवाते हैं हम। अगर आप एमसेंड का कोई क्रेशर लगाते हो, आपको 50% रॉयल्टी में क्या है? छूट है। तो लिखो 1 नंबर वित्तीय लाभ, रॉयल्टी में 50% छूट। वित्तीय लाभ के आगे रॉयल्टी में 50% छूट। सरकार के एक प्रकार से टैक्स है ये रॉयल्टी। 2 नंबर लिखो निवेश सब्सिडी। 2 नंबर वित्तीय लाभ के बाद में 2 नंबर निवेश सब्सिडी। 10 वर्षों के लिए 75%। 10 वर्षों के लिए 75% की क्या है? इसमें सब्सिडी है, छूट है एक प्रकार से। नंबर 3 बिजली शुल्क में 7 वर्षों के लिए 100% छूट है। लाइट का बिल ही नहीं आएगा। बिजली का जो शुल्क लगता है ना बिल में, कंजप्शन के अलावा, वो शुल्क में 7 वर्षों के लिए 100% छूट। कोचिंग में भी अपनी इकाई थोड़ी है, क्रेशर की बात कर रहे हैं। आप लोग कोई क्रेशर खोलना चाहो, जैसे एमसेंड बनाओगे, उसमें मिलेगी वो छूट। बिजली शुल्क में 7 वर्षों के लिए 100% छूट है। नंबर 4 स्टाम्प शुल्क में कमी। स्टाम्प ड्यूटी लगती है ना प्रॉपर्टी कन्वर्जन में, चेंजिंग में, हर जगह। स्टाम्प ड्यूटी में भी क्या है? छूट है, 75% की छूट है। स्टाम्प ड्यूटी में 75% है, बिजली में 100% है, निवेश सब्सिडी में 75% है, रॉयल्टी में 50% है। सही है। ऊपर ऊपर की 2-3 बातें याद रखना। नवीनतम एमसेंड नीति कब की है? 2024। नवीनतम खनिज नीति भी कब की है? 2024। सही है, बस ये ध्यान रखना है। मुख्य बातें तो यही है। उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। चलो क्या आगे? ये जरूर लिखो आप, ये वाला। सरकारी परियोजनाओं में एमसेंड के उपयोग को चरणबद्ध रूप से बढ़ा करके 28-29 तक कितना कर देंगे? 50%। लोगों ने विरोध किया कि सरकारी जो कामकाज है उसमें भी बजरी की जगह क्या लगाओ? डस्ट है। तो पहली वाली नीति में तो कितना था? 25%। अब की बार कितना बाध्यकारी कर दिया? 50। तो लिखो नीचे सरकारी परियोजनाओं में एमसेंड के उपयोग को, सरकारी परियोजनाओं में एमसेंड के उपयोग को चरणबद्ध रूप से बढ़ाते हुए, चरणबद्ध रूप से बढ़ाते हुए वर्ष 2028-29 तक, वर्ष 2028-29 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। इसको थोड़ा मोस्ट लगा देना, अंडरलाइन कर देना। पिछली बार ये 25% था, आपकी बार कितना हो गया? 50 कर दिया इसको। सरकार खुद ऐसा करेगी तभी लोग जागरूक होंगे, तभी लोग बजरी के स्थान पे किसका यूज करेंगे? डस्ट का यूज करेंगे। उस डस्ट को बोलते हैं एमसेंड। क्या बोलते हैं? एमसेंड। जहां पर बजरी की उपलब्धता कम है वहां पे आजकल एमसेंड से छत भी डाल रहे हैं।
दोबारा भी बना, दोबारा से बोलूं। सरकारी परियोजनाओं में एमसैंड के उपयोग को चरणबद्ध रूप से बढ़ाते हुए वर्ष 2028-29 तक 50% का लक्ष्य रखा गया है। सरकारी हॉस्पिटल बन रहा है तो उसमें 50% बजरी का यूज कर सकते हो। 50% किसका करना जरूरी है? एमसैंड का। सही है। हालांकि ठेकेदारी पे देते हैं हम, और ठेकेदार क्या करते हैं, नॉर्मल सी जो बजरी है बूढ़े वाली उससे बना देते हैं, इसलिए सरकार ने क्या कर दिया, बाध्यकारी कर दिया। चलेंगे आगे। एक संस्थान है, खनिज क्षेत्र में कार्य करने वाला जो सबसे शीर्ष संस्थान है वो है RSMML। क्या नाम है भाई, समझना एक बार। MML, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। क्या नाम है इसका? राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। जब हम आजाद हुए, कब हुए आजाद? 1947 में। 1947 में जब आजाद हुए तो बीकानेर जिप्सम लिमिटेड की स्थापना होती है। कौन सी कंपनी की स्थापना होती है? बीकानेर जिप्सम लिमिटेड की क्या होती है? स्थापना। एक संस्थान, एक कंपनी है, क्या काम करेगी? जिप्सम का प्रोडक्शन करेगी। खनिजों का क्या करती है? ये प्रोडक्शन करती है। उसके बाद में 30 अक्टूबर 1974 को 30 अक्टूबर 1974 को इस कंपनी का नाम क्या कर दिया? राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड। क्या नाम कर दिया? इस कंपनी का जो मुख्यालय वो है उदयपुर में। कहां पर है भाई? लेकिन बड़े बड़े अधिकारी और मंत्री ने ये कह दिया कि मैं उदयपुर थोड़ी जाऊंगा, मेरे लिए तो एक अलग से ऑफिस जयपुर में बनाओ। तो इसका पंजीकृत कार्यालय कहां पर है? जयपुर में। दोबारा से बताओ, एक कंपनी की बात करेंगे, एक संस्था, एक ऑफिस की बात करेंगे जो खनिज क्षेत्र में कार्य करने वाली सबसे शीर्ष संस्था है। ये सार्वजनिक सरकारी कंपनी है। ये पहले ये किस रूप में स्थापित की गई थी? बीकानेर जिप्सम लिमिटेड के रूप में। कहां पे, कब की बात है? 1947 में। बाद में इस कंपनी को बंद करके नया रूप दे दिया। कब की बात है ये? 30 अक्टूबर 1974 को। और इसका नाम कर दिया RSMML, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, जिसका मुख्यालय कहां पर है? उदयपुर में। बाद में बड़े बड़े मंत्री और अधिकारियों ने कहा कि बार बार उदयपुर थोड़ी जाएंगे, हमारे लिए एक अलग से पंजीकृत कार्यालय खोल दो। कहां पे? जयपुर में। तो RSMML का मुख्यालय तो कहां पर है? उदयपुर में। और पंजीकृत कार्यालय कहां पर है? जयपुर में। कभी स्थापना होती है? 30 अक्टूबर 1974 को। समझ में आ गया? ये खनिज क्षेत्र की क्या है? सबसे प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ये मुख्य रूप से क्या करता है? ये खनिजों के खनन और विपणन का कार्य कर रहा है। खनन का मतलब खोदना, विपणन का मतलब मार्केटिंग, बेचना। समझ में आया? तो मुख्य कार्य क्या है? खनिजों का खोदना भी है और मार्केटिंग करना भी है। तो दोबारा से बताओ, अगली कौन सी संस्था पढ़ेंगे? RSMML, पूरा नाम बताओ। खान एवं खनिज लिमिटेड। मुख्यालय कहां पर है? पंजीकृत कार्यालय कहां पर है? पहले ये किस नाम से संस्था थी? बीकानेर जिप्सम लिमिटेड की स्थापना। बाद में 30 अक्टूबर 1974 को क्या नाम कर दिया? क्या है? एक सरकारी कंपनी है। क्या है ये? सरकारी, जो पूरे राज्य में खनिजों का खनन भी करती है, साथ में विपणन मार्केटिंग भी करती है। लिखा दूं? लिखो अगली संस्था, RSMML। RSMML। RSMML, पूरा नाम लिखो। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड। लिखो। यह एक सरकारी कंपनी है। यह एक सरकारी कंपनी है। यह एक सरकारी कंपनी है। नेक्स्ट, इसकी स्थापना
30 अक्टूबर 1974 को स्थापना 30 अक्टूबर 1974 को बीकानेर जिप्सम लिमिटेड, मैंने क्या बोल, तो मैं बोल रहा हूं जैसे लिखो एक बार, 30 अक्टूबर 1974 को बीकानेर जिप्सम लिमिटेड के स्थान पर किया गया। 30 अक्टूबर 1974 को बीकानेर जिप्सम लिमिटेड के स्थान पर किया गया। अब तो समझ में आ गया। पहले बीकानेर जिप्सम लिमिटेड था, अब क्या कर दिया, RSMML। लिखो नेक्स्ट। इसका मुख्यालय उदयपुर में, इसका मुख्यालय कहां पर है, उदयपुर में। नेक्स्ट, मुख्यालय इसका उदयपुर में है। फिर लिखो पंजीकृत कार्यालय, रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है, जयपुर। पंजीकृत कार्यालय कहां पर है, जयपुर में। पंजीकृत कार्यालय कहां पर है, जयपुर में है। सही है भाई, ये कुछ बेसिक बातें हैं। अब ये जानकारी तो आपको इकोनॉमिक्स उसमें ज्योग्राफी में मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं और भी पढ़ाएंगे, RSMDC, राजस्थान स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ, ऐसे एक अधिक संस्थाएं और भी हैं। लेकिन मैं इसमें जो पढ़ाने जा रहा हूं, इसमें यह ध्यान रखना, इस कंपनी के नीचे 4 सेंटर खोले गए हैं अभी। इस कंपनी के नीचे कितने सेंटर खोले गए, 4। उन सेंटर्स को पिछली बार CET में मिलान करवाया था। मैंने कल ग्रुप में डाला था RSPRE के बहुत सारे प्रश्नों के। जैसे जैसे मेरे पास जानकारी उपलब्ध होती है मैं ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ। उसको सीरियस स्टूडेंट्स डाउनलोड करके फोटोकॉपी निकलवा लेते हैं। अब जैसे ही मेरे पास CET के 4-5 जो एग्जाम हुए हैं उनका सब जैसे बल्क प्रश्न मिलेगा मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसमें आप मिलान कर लेना। उसमें क्या मिलान करवाया था, इधर ध्यान दो एक बार बोर्ड पे। RSMML कंपनी के नीचे 4 सेंटर खोले गए। 4 सेंटर कौन कौन से, एक तो रॉक फास्फेट का सेंटर है जो झामर कोटड़ा उदयपुर में है, क्योंकि रॉक फास्फेट जो खनिज है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ही कहाँ पे होता है, झामर कोटड़ा उदयपुर में है। एक जिप्सम का सेंटर है जो कहाँ पे है, बीकानेर में है। एक लाइमस्टोन का है, कहाँ पे है, जोधपुर में है। और एक लिग्नाइट का कहाँ पर है, जयपुर में। इन सेंटर्स को देखो क्या नाम दिया गया है, इधर ध्यान देना। कंपनी की प्रमुख गतिविधियों को कारपोरेट ऑफिस उदयपुर के सीधे नियंत्रण में 4 भागों में विभाजित किया गया। मतलब कंपनी के जो कार्य हैं उनको कितनी जगह बांट दिया, 4 जगह। और जिन्हें नाम दिया गया SBUPC, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट प्रॉफिट सेंटर। क्या नाम है इनका, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट प्रॉफिट सेंटर। और ये सेंटर कितने हैं, 4। कितने हैं भाई, 4। बताओ SBUPC रॉक फास्फेट का कहां पर है, बोलो तो सही थोड़ा सा। SBUPC रॉक फास्फेट का कहां पर है, झामर कोटड़ा उदयपुर। SBUPC जिप्सम का कहां पर है, बीकानेर। SBUPC लाइमस्टोन का कहां पर है, जोधपुर। SBUPC लिग्नाइट का कहां पर है, जयपुर। ऐसे एक तरफ तो इनका नाम दे देगा खनिजों का, एक तरफ उनके सेंटर पूछ लेगा। ये चारों के चारों सेंटर कौन सी कंपनी के नीचे, RSMML, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। बताओ मुख्यालय कहां पर है, पंजीकृत कार्यालय कहां पर है, स्थापना कब होती है, 30 अक्टूबर 1974। पहले कौन सी कंपनी थी, बीकानेर जिप्सम लिमिटेड, उसके स्थान पे इसकी स्थापना की गई है। समझ में आया क्या। बताओ SBUPC का पूरा नाम, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट प्रॉफिट सेंटर। बताओ मुझे लिग्नाइट का कहां पर है, जयपुर में। जिप्सम का कहां पर है, बीकानेर में। रॉक फास्फेट का और लाइमस्टोन का जोधपुर में। लाइमस्टोन का कहां पर है, जोधपुर में। लिखो इस कंपनी के अधीन, इस कंपनी के अधीन 4 SBUPC केंद्र स्थित हैं। इस कंपनी के अधीन 4 SBUPC, शॉर्ट में लिख लो आप तो कोई दिक्कत नहीं है।
SBUPC स्थित हैं, स्थापित हैं, स्थापित हैं। इस कंपनी के अधीन 4 SBUPC स्थापित हैं। देखो नंबर 1 रॉक फास्फेट झामर कोटड़ा उदयपुर, सीधा लिखो आप तो जो एग्जाम में सीधा बनेगा, रॉक फास्फेट झामर कोटड़ा उदयपुर। रॉक फास्फेट झामर कोटड़ा उदयपुर। नंबर 2 जिप्सम बीकानेर, बीकानेर में भी जगह है जामसर, जामसर बीकानेर। जिप्सम का कहां पर है? जामसर बीकानेर में। नंबर 3 लाइमस्टोन चूना पत्थर, लाइमस्टोन को हिंदी में क्या बोलते हैं? चूना पत्थर जोधपुर में। लाइमस्टोन का कहां पर है? जोधपुर में। लाइमस्टोन जोधपुर में। और चौथा क्या है? लिग्नाइट जयपुर में। लिग्नाइट का कहां पर है? जयपुर में। अब वर्तमान के हालात जो परिदृश्य हैं, बीजेपी गवर्नमेंट है, जैसे जैसे सरकारें बदलती हैं उस प्रकार से उनकी पेपर बनाने वाली जो टीम है वो भी बदलती है। पिछली बार जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसमें हिंदी के पेपर थोड़े से क्या आते थे? टफ आए थे। ऐसा ही पे एनालिसिस कर लेते हैं, 2 मिनट बात करेंगे। और अब की बार लोगों ने हिंदी की बैंड बजा दी। अब की बार हिंदी में किसी के 80 से कम नंबर ही नहीं है, 80 से कम प्रश्न ही सही नहीं हो रहे हैं दोनों पारियों में। इसका मतलब उन बच्चों ने हिंदी ज्यादा पढ़ा होगा। और इधर जीके वाले पोर्शन में 40% मार्क्स नहीं आ रहे। कितने आ रहे हैं? 40 भी नहीं आ रहे। पिछली बार सीईटी 40% पे क्या कर रहे थे? पास। ध्यान रखना। और उसका नेगेटिव इंपैक्ट ये आया कि 40% से सभी लोगों की सीईटी एग्जाम पास हो गई। फिर काफी लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि फिर सीईटी एग्जाम लेने का मतलब ही क्या है? तब की बार उसको बढ़ा के कर रहे हैं 60%। ध्यान से सुन लो अच्छे से। सीईटी, क्योंकि सीईटी के बिना आप मेन एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो। सीईटी कोई नौकरी के एग्जाम नहीं है, लेकिन पात्रता है। उसके पास करने के बाद ही जो पास करेगा उसी को मुख्य एग्जाम में बिठाएंगे। जैसे जल्दी से जल्दी राजस्थान पुलिस की एग्जाम आ रही है 9000 पदों की, और 9000 पदों के लिए आपको आवेदन करना है तो पहले आपके पास सीईटी होनी चाहिए। और सीईटी का 40% का आंकड़ा कोई पेपर में पास नहीं कर रहा तो 60% का कैसे होगा? ध्यान से दिमाग में बिठा लेना। टीम वही है जिसने एसआई का पेपर बनाया है, वही टीम आगामी साल 2 साल तक पेपर बनाएगी। बार बार टीम चेंज नहीं होती है। इसका मतलब उनके पास में क्या क्या सोर्स है, तो उस सोर्स को ढूंढने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, वो हमारी है। क्योंकि हमें भी संस्था चलाना है। एग्जाम के बाद में टॉपिक्स के क्वेश्चन मिलाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम एक नैतिक जिम्मेदारी के नाते कहाँ कहाँ से मैटर क्या क्या पढ़ाएंगे वो तो हम पढ़ाएंगे, लेकिन एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। बजती है क्या? घर जाकर के मेहनत नहीं करोगे, प्रॉपर नोट्स नहीं बनाओगे, याद नहीं करोगे तो वही दिन आएगा, ध्यान रखना। और साथ में मिलकर के चल लो। इस समय की कंडीशन तो ये है कि साथ में मिलकर के चलो, पहली एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। तो कल मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने पढ़ा दिया वो आप लोग सुना देंगे। 1 पेज ही तो पढ़ाया है। चाहो तो मैं अभी खुद भी रिवीजन करा दूंगा, लेकिन कल आकर के रिवीजन कराऊंगा। कल भी मेरी क्लास है, तो कल कौन कौन सुना देगा देखें इसको पूरा। बाकी लोग मैं देख लूंगा, कल वो नहीं सुनाएगा वो तो। दूसरी चीज सुन लो, कल्चर में पेज नंबर 1 से 5 तक पूछूंगा। अब मैंने पूछना चालू कर दिया। पेज नंबर रोजाना के 5-5 पेज का रिवीजन चालू कर दिया। उधर चौथे बैच में कर दिया, इधर 5वें में कर दिया। कल से आज से तुम्हारे चालू हो गया, ध्यान रखना, क्योंकि तुम वैसे पढ़ने वाले हो नहीं। कल्चर में शुरू के 5 पेज में मुझे सब पता है क्या क्या पढ़ा रखा है, वो पूछूंगा। पॉलिटी में 1 से 5 तक वो पूछूंगा, ज्योग्राफी वाले भी पूछूंगा, और ये इकोनॉमिक्स वाला ये पूछूंगा। समझ में आ गया? याद होने के बाद में क्लास में आना, अन्यथा क्लास में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जगह बस कल टेस्ट भी हो सकता है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं शाम को दे दूंगा। ध्यान रखना, रेडी रहना है आपको तो। और टेस्ट में मैंने क्वेश्चन दिया है सिंचाई परियोजना वाले।
क्योंकि दूसरा चैप्टर कौन सा था, पहला तो कृषि का दे दिया था, दूसरे टेस्ट में सिंचाई परियोजनाओं से, अब की बार फिर अगले में कहां से दे देंगे, उद्योगों से। लेकिन अब ध्यान दें अच्छे से, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, थोड़ा सा दबाव में, प्रेशर में आपका रिवीजन हो जाएगा। लिख तो रखा है आपने, पढ़ तो लिया, लेकिन कल अपन पूछेंगे तो आप लोग 5-5 पेज तो याद करके आ ही सकते हो। परसों क्या याद करोगे, 6 से 10, 6 से 10, उसके बाद 11 से 15, तो 15-20 दिन में आपके 150 एक पेज ही तो हैं अभी तक। आराम से उसको रिवाइज कर लेंगे पूरा का पूरा, और जो आपको समझ में नहीं है वो संबंधित टीचर से आप पूछ भी सकते हो। क्लियर है? इस प्रोसेस को 20-25 दिन चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं कल।